चलिए वेकअप जिंदगी में वक्त हो गया है आपको उन खबरों से रूबरू कराने का जो अब आज के अखबारों में सुर्खियां बनी हैं। तो हेडलाइंस के तौर पर जनसत्ता ने अपने अखबार में कहीं सोने के बिस्किट मिले तो कहीं नए नोट, ये खबर इस खबर को जगह दी है। जयपुर और गुवाहाटी में 3 करोड़ के नए नोट जब्त हुए हैं। दिल्ली के हवाई अड्डे में भी 16 किलो सोना जो है वो बरामद हुआ है और पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित कई नेताओं पर अब निगाह है। हम आपको बता दें कि गुवाहाटी और जयपुर में करीब 3 करोड़ के नए नोट बरामद हुए हैं। असम पुलिस ने सोमवार को यहां एक स्थानीय व्यापारी के घर पर छापा मारा और 2000 और 500 रुपए के नए नोटों में 1.55 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। वहीं बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को दुबई से आए यात्रियों के समूह के पास बच्चों के डायपर्स में छिपा रखे हुए 16 किलोग्राम के सोने के बिस्किट मिले हैं और अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह लगभग 7 बजे 6 यात्री दुबई से यहां आए थे जिन्हें जांच के लिए रोका गया था और ये बरामदगी जो है वो वहीं से हुई है। तो हम आपको बता दें कि ये जो बड़ी खबरें हैं, क्योंकि नोटबंदी के दौरान जहां पर 100 रुपए के लिए लोग यहाँ वहां एटीएम के आगे लाइन लगा रहे हैं, वहीं पर इस तरह की खबरें आना वाकई हैरान कर देने वाली खबरें हैं। और वहीं दिल्ली समेत देश भर में हो रही नकदी बरामदी को लेकर केंद्र जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर पर छानबीन में जुट गई हैं और नए नोटों में करोड़ों की नकदी जो मिल रही है उसकी जब्ती के मामले में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो के रेडार पर है। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच में रणनीतिक और कारोबारी करार हुआ है। हम आपको बता दें कि भारत और विश्व के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में रक्षा, सुरक्षा, रणनीतिक, कारोबारी और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक अहम करार हुआ है। समुद्री क्षेत्र में उपद्रव और आतंकवाद हवाला कारोबार के जरिए धन शोधन, हथियार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने और उपायों पर दोनों देशों को मुख्य जोर है। इसके अलावा कल भारत की बहुत अच्छी जीत जो है भारत ने दर्ज कराई है और 8 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने सीरीज जीती है। तो इसी के मद्देनजर दैनिक जागरण में ये खबर छपी है, भारत ने अंग्रेजों से वसूला लगान। इंग्लैंड को पारी और 36 रन से भारत ने हराया है। 3-0 से सीरीज अपने नाम की और विराट कोहली मैन ऑफ द मैच घोषित किए गए और विराट कोहली के नेतृत्व में ये जो सफर था वो तय किया गया और नंबर 1 भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के चौथे टेस्ट के 5वें दिन सिर्फ 8 ओवर्स में इंग्लैंड के 4 विकेट लेकर अपने 84 साल के क्रिकेट इतिहास में लगातार 5वीं सीरीज जीतने की रिकॉर्ड की बराबरी की है। इसके अलावा श्रीलंका को 2-1, दक्षिण अफ्रीका को 3-0, वेस्टइंडीज को 2-0 और न्यूजीलैंड को 3-0 से हराने के बाद भारत ने वर्तमान सीरीज में भी 3-0 से बढ़त बना ली है। अमर उजाला में भी लगभग यही खबर छपी है। भारत ने इंग्लैंड को 8 साल के बाद सीरीज जीती और पारी से हराया है। तो 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 3-0 से अजय बढ़त बनाई है और विराट कोहली का प्रदर्शन इसमें सबसे ज्यादा उम्दा रहा और कुल मिलाकर पूरी भारतीय टीम अच्छे से खेली और 8 साल बाद ये जो जीत है उसका तोहफा जो है भारत ने दिया है। और यही तमाम खबरें हैं जो तमाम अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, जो हेडलाइंस बनी है, जिसमें से सबसे ज्यादा जगह जो ली है वो भारत इंग्लैंड के मैच ने ली है। आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करते हैं। पिछले हफ्ते शुरू हुए मौसमी उलटफेर के बाद चली बर्फीली उत्तर पश्चिम हवाओं से देश भर में ठंड के साथ गलन बढ़ गई है। वहीं कोहरा अलग कहर भरपा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है तो मैदानी इलाकों में कोहरा गुल खिला रहा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में आज भी कोहरे का असर कम दिखाई दे रहा है, लेकिन धुंध के कारण ट्रेनों का संचालन सामान्य नहीं हो पा रहा है। इससे रेल यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। सोमवार को 90 ट्रेनें घंटों की देरी से दिल्ली पहुंची, जबकि 49 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया। उत्तर रेलवे ने आगामी 3 दिनों में 16 ट्रेन की रद्द रहने की घोषणा भी कर दी है। कोहरे की वजह से सारे उत्तर भारत में ट्रेन का संचालन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर कुछ जगहों पर हुई बर्फबारी के बाद तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है और अगले 3 दिन तक मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पसरने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी हवा की रफ्तार बढ़ने से धुंध नहीं बनेगी। 3 दिनों तक पर्वतीय और मैदानी दोनों ही इलाकों में गुनगुनी धूप निखरी रहेगी। और सरकार और एयर इंडिया के तमाम दावों की हवा निकल रही है। एयर इंडिया के एक विमान की लैंडिंग नहीं होने की वजह से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई।
दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। परेशानी की वजह से यात्रियों में गुस्सा भी है, लेकिन एयर इंडिया की तरफ से फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। यात्री के परिवार वाले भी काफी चिंतित हैं। कैट 3 की सुविधा होने के बाद भी यात्रियों को परेशानी हो रही है। एयर इंडिया दावा करती है कि फॉग में विमान की लैंडिंग होती है, लेकिन इस दावे की तब हवा निकल गई जब एयर इंडिया का विमान A1811 दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुआ और उसे 7:30 पर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरना था। और हमारे साथ इसी खबर पर खुर्रम निजामी लखनऊ से जुड़े हुए हैं और श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। पहले रुक करते हैं लखनऊ का। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में कोहरे की वजह से कौन कौन सी फ्लाइट्स जो है वो डिले हुई हैं और किन किन फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है और क्या कुछ वैकल्पिक इंतजाम जो है वो किए गए हैं? देखिए तमन्ना, अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ कोहरा नहीं लेकिन विजिबिलिटी बेहद कम है। यही वजह है कि जितने भी फ्लाइट्स को लैंड होना है या टेक ऑफ करना है उनको रिवाइज कर दिया गया, उनका शेड्यूल को रिवाइज कर दिया गया है। वो देर से टेक ऑफ या फिर उनको लैंड कराया जाएगा और जो पास की एयरपोर्ट है वहाँ उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। या तो फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन ओरिजिनेशन जहाँ से ओरिजिनेट करती है वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर रही है क्योंकि कोहरा नहीं। यही वजह है कि लखनऊ की हम बात करें, लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें, हालांकि दावा ये किया जा रहा था कि यहाँ कम विजिबिलिटी में भी लैंड किया जा सकता है। एक फ्लाइट को किया जाए, सूचना मिली है कि कल एक फ्लाइट को लैंड किया जा सका, लेकिन उसके बाद दोबारा फ्लाइट को लैंड कराया नहीं जा सका था, जो एक तकनीकी खामी बताई जा रही थी। जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है तमन्ना वो ये है कि यातायात के जो भी साधन है, चाहे हवाई जहाज़ हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, सब पे कोहरे की मार पड़ी है। और सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ी है तो हवाई जहाज़ पे मार पड़ी है और ट्रेन पर मार पड़ी है, क्योंकि दोनों तकरीबन 3 दर्जन ट्रेन ऐसी हैं जो 24 घंटे से ज़्यादा लेट चल रही हैं और 4 दर्जन ट्रेन ऐसी हैं जो 10 से 12 घंटा लेट चल रही हैं और कब आएंगी कब जाएंगी कोई कह नहीं सकता। आलम ये है रेलवे स्टेशन का और एयरपोर्ट का कि यात्रियों के लिए कोई भी सुविधा का इंतजाम नहीं किया गया। अगर हम रेलवे की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर अलाव प्रबंध नहीं किया गया। कैसे यात्री रुकेंगे, जिनको इंतजार करना अपनी ट्रेन का, वो किस तरह रुकेंगे, उनको ठीक तरह जानकारी दी जा रही है। उसी तरीके से अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ भी जानकारी ठीक तरीके से मिल नहीं पा रही है। हालांकि ये कहा गया था कि अगर आप मोबाइल नंबर को रिकॉर्ड में डाला है रेलवे या फिर रेल टिकट में या फिर एयर टिकट में तो आपको पहले सूचना दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, आपके पास दोबारा आएंगे और जाहिर तौर पर कोहरे की मार जो है वो रेलवे और फ्लाइट्स पे ज्यादा पड़ी है, ऐसे में परेशानी हो रही है पैसेंजर्स को। रुक करते हैं दिल्ली का, जहां पर श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, आप इस वक्त रेलवे स्टेशन पर खड़ी हैं, यात्रियों का क्या कहना है कि कितने घंटे से ट्रेन लेट चल रही है और क्या किसी तरह से कोई वैकल्पिक इंतजाम है और इन यात्रियों को किसी तरह से सूचित किया गया था कि ट्रेन लेट आएंगी? क्योंकि कस्टमर केयर पर अगर आप कॉल कीजिए तो वहां पर बता दिया जाता है कि ट्रेन कितनी देरी से है। क्या उनको इन सब चीजों के बारे में पता है जो यात्री वहां पर मौजूद है आपके आसपास? जी तमन्ना, मैं ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बोल रही हूँ। यहाँ पे जो है ठंड और कोहरे ने सारी ट्रेनों की जो गति है वो काफी धीमी कर दी है। यहाँ आज की रिपोर्ट्स की बताएं तो 8 ट्रेनें फिलहाल लेट से चल रही हैं, 5 ऐसी ट्रेनें हैं जिनके टाइमिंग्स को रीशेड्यूल किया गया है और 4 ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द किया गया है। तो कोहरे और ठंड की मार से जो यात्री है वो पूरी रात यहाँ पर खड़े रहे, काफी ज्यादा प्रभावित है। उनका कहना है कि 20-25 घंटे हो गए पर उनकी ट्रेनें नहीं आई हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ यात्री हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी ट्रेनों के बारे में। आप इधर आइए, आपका नाम और आपकी ट्रेन कितने बजे की थी और कब कितने? हाँ जी, मेरा नाम राहुल है। मेरा ट्रेन है नॉर्थ ईस्ट में है, 6:30 बजे का करीब इसको टाइम है। अभी कह रहा है 9:30 बजे का इसको ट्रेन का बंदोबस्त करेगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो पूरी रात आप यहाँ पे जगे रहे? पूरी रात कितने बजे आप आए थे? हम 10 बजे आया था इसमें। 10 बजे से अभी तक 8 बज रहा है, यहाँ पड़ा है। आप आइए, आप इधर आइए। कितनी बजे आपकी ट्रेन थी और कहाँ जाना था आपको? मेरे को कानपुर जाना था, 7:05 की ट्रेन थी। मैं सुबह आ गया था 5 बजे, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। अभी तक गाड़ी? पूरी रात आपने यहाँ पे इंतजार किया? हाँ, पूरी रात इंतजार किया। अरे जाना जरूरी है? हाँ, जाना जरूरी है। श्वेता, इनसे पूछिए क्या संबंधित विभाग की तरफ से किसी तरह का कोई इंतजाम है? बताइए कि
नहीं तमन्ना, यहाँ पर जब पूछा गया तो फिलहाल यात्रियों ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था रेलवे विभाग की तरफ से कि यहाँ पे कोई इंतजाम किया जा रहा है या फिर ट्रेन क्यों लेट हो रही है। यात्री यहाँ पर पूरी रात, आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरी रात ये जो यात्री है यहाँ पर प्रभावित रहे हैं। पूरी रात ये जगह है इस इंतजार में कि ट्रेन आए, और जब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया तो एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कुछ कहने से बच रहा है। जी तमन्ना, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं लखनऊ का, जहां पर खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, वैसे एक अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि अगले आने वाले 3 दिनों में कोहरा नहीं होगा, लेकिन वहीं दूसरी बुरी खबर यह है कि हाँ, फिर भी ट्रेन और फ्लाइट्स पर असर जरूर पड़ेगा। ऐसे में अभी भी मुश्किलों से 2-4 होना पड़ सकता है, और प्रशासन क्या कुछ इसके लिए करेगा पैसेंजर्स के लिए, वैकल्पिक इंतजाम जो हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं? मौसम विभाग की क्या भविष्यवाणी होती है और मौसम का क्या हाल होता है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि हर साल की यही स्थिति होती है, कोहरा होता है, विजिबिलिटी कम होती है, सबको पता है कि क्या दिक्कतें होनी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा डिवाइस को नहीं पता किया गया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया जिससे कि कोहरे की मार, विजिबिलिटी कम होने की वजह से भी फ्लाइट्स लैंड कर सके और कम कोहरे होने की वजह से भी जो ट्रेनें हैं वो सही चल सके। लेकिन जो दिक्कत है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब आपको मालूम है कि आप कोहरे की मार से और विजिबिलिटी कम होने की स्थिति में नहीं समझ सकते, तो कम से कम यात्रियों की सुविधा के लिए कोई कदम उठाइए। ऐसा भी नहीं होता। जो दिक्कत सबसे बड़ी है वो ये है कि आप ट्रेन स्टेशन पे खड़े हो, उनको बताया जाता है ट्रेन आधा घंटा लेट है, 1 घंटा लेट है, खरामा उसका वक्त बढ़ाया जाता है, जिससे कि यात्री स्टैंडर्ड हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता। अगर उनको बताया जाए कि 5 घंटा ट्रेन लेट है, तो यात्री पास के किसी होटल में चेक कर सकते हैं, या अगर पास घर है तो वहां जा सकते हैं, या घर से निकलने से पहले वो चेक कर लें कितना ट्रेन लेट है या हवाई फ्लाइट लेट है, तो उस हिसाब से अपना प्रोग्राम को रिशेड्यूल कर सके। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होता। और अगर यात्री वहीं आ गए हैं तो कम से कम रेलवे स्टेशन है तो कम से कम वहाँ अलाव की व्यवस्था हो, या फिर उनको बैठने के एक क्लोज रूम होने चाहिए जहाँ पर कम से कम वो कोहरे और ठंड से दूर रह सके, अपने का बचाव कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, मौसम के आगे सब नतमस्तक होते हैं, लेकिन उसके आगे तैयारियां क्या है, जो मैनेजमेंट होता है वो यही मैनेजमेंट होता है कि अगर आप हालात से आप लड़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम इंतजाम ऐसे करिए कि कम से कम जो यात्री हैं जिनको आप केटर कर रहे हैं सर्विसेज, उनको आराम मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, और ये हर साल का किस्सा है। इस साल भी एक किस्सा, और जो मौसम विभाग कह रहा है कि कोहरा कम होगा, हो सकता है कि 3 दिन कोहरा ना रहा हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा। देखिए, जो हालात है वो फरवरी तक के आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसी तरीके से चलना है। ट्रेनें लेट होंगे, हवाई जहाज लैंड नहीं कर पाएंगे, टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, यात्री हंगामा करते रहेंगे और प्रशासन मुंह ताकता रहेगा और उनको समझाने की कोशिश करता रहेगा। ये आप उम्मीद कर सकते हैं फरवरी के फरवरी तक यही हालात बने रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी अहम बात है वो ये है कि आखिर जो हमारी सरकार है या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो करता क्या है, वो क्यों नहीं इस तरीके के। चलिए खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली का। काफी ज्यादा पैसेंजर्स वहां पर परेशान है और श्वेता वहां पर लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, आपके पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, जाहिर तौर पर पूरी रात वहां पर काटनी पड़ी है। इनसे पूछिए इनका सफर कितना लंबा है, और अगर ट्रेन और डिले होती है तो कुछ जरूरी काम छूट जाएंगे। जी जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पर मेरे पीछे आप खड़े हैं, आप अपना नाम बताइए, मुझे बताइए आपका सफर कितना लंबा है। मेरा नाम जुल्फकार है, मेरा सफर है 28 घंटे का। मैं किशनगंज जाऊंगा। मैं सुबह यहाँ 4 बजे आया हूँ, अभी तक ट्रेन आया नहीं है, 1 घंटा लेट। आपकी ट्रेन कितने बजे है और कितने बजे अभी बता रहे हैं? 6:45 में, अभी 10:30 में बता रहा है। 10:30 में, अभी 4 बजे आए हैं, अभी तक ट्रेन आई नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए और अंदर भी नहीं जा सकते, जो मुझे छोड़ने आया है। और प्लेटफॉर्म का टिकट 2 घंटे का लिमिट है। हम प्लेटफॉर्म टिकट कटाते हैं, 2 घंटे बाद फिर हमें बाहर आना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन से आपने पूछा कब ट्रेनें आने वाली है, क्या प्रॉब्लम्स है? हाँ, मैंने पूछा, उन्होंने कहा 10:30 बजे आएगी। क्या बोला उन्होंने? 10:30 बजे आएगी। मुझे बोर्ड पे लिख रखा कि वो बताते भी नहीं है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो देख लो। तो आप जैसे सुन सकती है तमन्ना, यहाँ पे लोगों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ नहीं दे रहा है, बस इतना कह रहा है कि बोर्ड पे देख लीजिए आपकी ट्रेनें कब आने वाली। यहाँ पे और भी यात्रियों से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि उन्हें शादी में जाना है, 1 दिन से पूरी रात भर वो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, पर ट्रेन का कोई आने की कोई संभावना नहीं है। ठंड में उन्हें यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रात काटनी पड़ रही है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन सीधे चुप्पी साध ले रहा है और कह रहा है कि बोर्ड पे देख लीजिए कि आपकी ट्रेनें कब आएंगी। जी तमन्ना। चलिए श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रेन के किरायों में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, और एक के बाद एक ऐसा निर्देश आ रहा है कि ट्रेन के किरायों को बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड करनी है। हम क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है और इसलिए हमें चीज़ें और बढ़ानी है, इसलिए किरायों में बढ़ोतरी होगी। लेकिन किरायों में बढ़ोतरी होने के बावजूद जो किराया देता है
उसके लिए क्या हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में आज अखिलेश कैबिनेट की आज अहम बैठक है। आज की अहम कैबिनेट बैठक में चुनाव अधिसूचना लागू होने से पहले अखिलेश सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। जनता से जुड़ी कई प्रस्तावों पर सरकार मुहर लगा सकती है। आज कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग पर मुहर लगेगी। सीएम अखिलेश यादव आज 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक लेंगे। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता खुरम लाइव हमारे से जुड़े हैं। खुरम, कौन कौन से अहम फैसले आज हो सकते हैं इस बैठक में? देखिए तमन्ना, आज जो कैबिनेट की बैठक होनी है 11 बजे लोक भवन में, अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कैबिनेट बैठक लेंगे। कई मामले हैं, लेकिन जो दो अहम मामले हैं वो ये है। उससे पहले एक बात और बता दूं कि संभवतः ये आखिरी कैबिनेट होगी इस सरकार की अधिसूचना लगने से पहले, संभवतः, क्योंकि अभी ये उम्मीद की जा रही है कि इस महीने किसी भी दिन कैबिनेट की अधिसूचना जारी हो सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है संभवतः ये आखिरी बैठक हो। जो दो मामले कई हैं, काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन जो दो अहम प्रस्ताव हैं वो ये हैं कि एक पहला प्रस्ताव जो है अनुपूरक बजट लाने का, 1600 करोड़ के तकरीबन का अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आने की उम्मीद की जा रही है। जैसे कि कई शहरों में मेट्रो के काम शुरू करने हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाना है, कुछ और काम है जिसको पूरा करना है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए सरकार को, एक उसका। और दूसरी बात यह कि 7वां वेतन आयोग को लागू करने पर आज अंतिम मुहर लग जाएगी, यानी कि जो राज कर्मचारी है उनको तनख्वाह बढ़ने पर मुहर लग जाएगी। वो कुछ दिनों बाद मिलेगा, क्योंकि केंद्र में अभी भी इस पर काम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक मुहर लग करके वो आगे भेज दिया जाएगा और बहुत जल्दी बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। दो अहम और साफ है कि लोक लुभावन कैबिनेट बैठक होने जा रही है। एक तरफ से ये बताया जाएगा, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब कैबिनेट की बैठक करके बाहर आएंगे तो पत्रकारों को ब्रीफ करके वो जरूर ये बताएंगे कि आखिर 1600 करोड़ लाने की वजह क्या थी और उसका वो काम क्या करेंगे। क्योंकि एक अजीब सी बात है कि ये कम से कम चौथा या पांचवा अनुपूरक बजट है जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ला रहे हैं इन 5 साल के टर्म में। आखिर वजह क्या है? अनुपूरक बजट इसलिए लाया जाता है ताकि आप अपने जो विकास काम को गति दे सके, लेकिन यहाँ अजीब सी बात है कि आपको हमेशा अनुपूरक बजट लाना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? खास बात यह भी है कि जो अनुपूरक बजट आता है उसकी CAG उसके ऑडिट नहीं होता, यानी कि आगे जवाबदेही नहीं होती है, क्योंकि इसका लिस्टिंग पहले ही हो जाता है, उसके बाद खर्चा होता है, तो आप पहले उसका जवाब दे चुके होते हैं कि इतना खर्चा आएगा, इतना कम पड़ा, लिहाजा अनुपूरक बजट लेकर आ रहे हैं और विधानसभा से वो पास भी हो जाएगा। 22 तारीख को बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर को विधानसभा कॉल की गई है अनुपूरक बजट पास कराने के लिए, तो आप ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि अधिसूचना जारी होने से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले संभवतः ये आखिरी कैबिनेट बैठक है अखिलेश सरकार की। और दूसरी बात, जो दो अहम प्रस्ताव जो मैंने आपको बताया उस पर मुहर लगाने के लिए किया गया, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में आ चुके हैं, कैंपेन मोड में आ चुके हैं। वो कोई कदम ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जिससे कि स्थापित किया जा सके कि उत्तर प्रदेश का विकास कोई कर सकता है तो वो अखिलेश यादव है। लेकिन वित्तीय अनियमितता पर उनका क्या कहना है, ये उनको जवाब देना पड़ सकता है और वो देखना होगा कि वो विधानसभा में जब ये अनुपूरक बजट पास कराया जाएगा, विपक्ष का रौद्र रूप कितना होता है, ये देखने वाली बात होगी। तमन्ना, खुरम, जैसे कि आपने बोला कि ये बैठक लोक लुभावन रहेगी जाहिर तौर पर, क्योंकि अखिलेश यादव अभी इस दौरान एक के बाद एक शिलान्यास, लोकार्पण और लोगों के लिए कई सारी चीजें ऐसी तोहफे लेकर आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। लोक लुभावन, 7वें वेतन आयोग, इन दोनों का कनेक्शन कैसे होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जो 7वां वेतन आयोग है उसको बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है जो सर्विस क्लास है, देखिए नोटबंदी को लेकर सर्विस क्लास सबसे ज़्यादा हर्ट है और सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करनी पड़े। उसमें अगर तनख्वाह बढ़ती है तो वो मार्च के बाद ही सही, जब भी हालात सब रहेंगे तो निकाल सकेंगे। उनको ये अच्छा लगेगा कि वेतन बढ़ा, किसको अच्छा नहीं लगता उनका वेतन बढ़ता है। तो एक फ़ायदा ये है कि 7वां वेतन आयोग हमने तुरंत लागू किया है, केंद्र से लागू करने से पहले हम उसको लागू कर रहे हैं, ये बात कह सकते हैं अखिलेश यादव। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो मेट्रो है, वो ये बात कह सकते हैं कि हम किस तरीके विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो ये स्थापित करना चाहेंगे अखिलेश यादव। और विकास पुरुष की जो एक इमेज होती है, जो एक ऑरा होता है, वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहेंगे अखिलेश यादव। तो एक लोग लुभावनी आप कह सकते हैं कि प्रदेश का विकास होगा तो हम आपका भी विकास होगा, और इसके लिए हमको अनुपूरक बजट लाने की जरूरत पड़ गई। 1600 करोड़, तकरीबन 1600 करोड़ का माना जा रहा है कि ये हो सकता है अनुपूरक बजट। तो आप जोड़ सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटेंगे। यूपी चुनाव में इस बार हर दल की नजर युवा वोटर्स पर है, लेकिन सबसे ज्यादा इस बार युवाओं को अपने साथ जोड़ने की मेहनत बीजेपी करती दिखाई दे रही है।
बीजेपी उत्तर प्रदेश के 90 स्थानों पर युवा सम्मेलन के जरिए हर बूथ से 10 यूथ के नारे के साथ युवाओं में अलग जगाने की जी तोड़ मेहनत कर रही है। ये सच है कि 2012 के चुनाव में प्रदेश के युवा वोटर्स ने अखिलेश साइकिल की सबसे ज्यादा रफ्तार दी, पार्टी सत्ता में आई। लेकिन बात पुरानी इसलिए हो चुकी है क्योंकि पारिवारिक झगड़े में उलझे अखिलेश अपने युवा साथियों को समेटने की जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी इसमें अपना नफा तलाशने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में युवा सम्मेलन कर करीब 12 लाख युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाना है, जिनमें करीब 7 लाख युवाओं को भगवा रंग में रंगने का काम पूरा हो चुका है और करीब प्रदेश के 65 जिलों में युवा सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। जोश के साथ, श्रद्धा के साथ अपना सहयोग दे तो वो भविष्य के विजय का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसलिए आज यहाँ उपस्थित सभी युवा कार्यकर्ता हिंदुस्तान का अनोखा इतिहास बदलाएगा। हालांकि सूबे की सत्ताधारी पार्टी से लेकर विपक्षी पार्टियां मान रही हैं कि यूपी के युवा उनके पाले में हैं, क्योंकि युवाओं की बात किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पार्टियों ने की है। सपा नेता अपने युवा मुख्यमंत्री का हवाला दे रहे हैं तो कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी का। भले ही बीजेपी अपने किसी युवा नेता की बात ना कर रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का हवाला देते हुए बीजेपी नेता ये दावा कर रहे हैं कि मोदी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल वोटर लिस्ट में जुड़े 17 लाख नए मतदाता इस बार राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं और यही वजह है कि राजनीतिक दल प्रदेश के युवाओं के साथ अपने होने का दम भर रहे हैं। पता नहीं कौन सी गणना वो कर रहे हैं, अब जाकर के उनको नींद खुली है और अब युवा सम्मेलन करने से क्या फायदा। समाजवादी पार्टी के साथ प्रदेश का नौजवान पहले से ही लामबंद हो चुका है। बच्चे बचाए लोग भले ही उनको मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों का आकर्षण अखिलेश यादव है और समाजवादी पार्टी है। नौजवान कहीं भटकने वाला नहीं, वो जानता है कि समाजवादी पार्टी की कथनी करने में कोई अंतर नहीं और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हमेशा ढपोर संघ की घोषणाएं करता रहा है और नौजवान इस तरीके की बातों में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अपने कार्यक्रम किए सब के सब फ्लॉप गए, फेल हुए। तिरंगा यात्रा शुरू की उन्होंने, परिवर्तन यात्रा शुरू किया और कल बहराइच में जिस तरह से प्रधानमंत्री की मीटिंग होने वाली थी, अमौसी से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया। उस देश का हेलीकॉप्टर जो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान की धरती पर उतर सकता है, बहराइच में नहीं उतर पाया। ये बहाना बनाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि वहां पर भीड़ नहीं इकट्ठी थी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों के कार्यकर्ता अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट गए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा आबादी में 30 वर्ष तक के युवाओं की संख्या 41% है। इस वजह से सभी राजनीतिक दल अब 2017 के चुनाव पर फोकस करके अपनी पार्टी के युवाओं के जरिए युवा वोटर्स पर ही नजर टिकाए हैं। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक बार फिर से रुक करते हैं खुर्रम निजामी का। खुर्रम, इस तरह से प्रमोशन करना या यूथ वोट बैंक को अट्रैक्ट करना, ये सब पैंतरे तो सही है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी इनफैक्ट, कि अगर आप अपना CM प्रोजेक्ट कर लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर सपा की बात करें तो अखिलेश यादव युवाओं का एक चेहरा है। कांग्रेस के पास कोई जितने भी लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है वो सब यूथ थे, उसके लिए भी शीला दीक्षित को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे बीजेपी को एक चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए CM के लिए। जी मुझे देखिए, मांग बहुत अरसे से उठती आ रही है कि आखिर वजह क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपने CM कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रही है, क्यों नहीं सामने ला रही है। ये बात बहुत दिनों से उठ रही है और गाहे बगाहे उन पर हमला भी होता है भारतीय जनता पार्टी पर और क्रिटिकली एनालिसिस भी किया जाता है भारतीय जनता पार्टी का और कई बार जवाब भी आ चुका है, कई बार सफाई दे चुके हैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां अपना CM कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो कहीं ये आता है कि ज़रूरत नहीं है, वो मोदी के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब तमाम बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से बयार बह रही है वोट बैंक बनने की, तो एक यूथ वोट बैंक, एक नया वोट बैंक बनकर उभरा है 2012 के बाद से। क्योंकि देखिए, आने वाला जो वक्त है, कल का जो हिंदुस्तान है वो यूथ तय करेगा और यही वजह है कि जो राजनीतिक पार्टियां वो इस बात को समझती हैं कि अगर यूथ को वो किसी तरीके से अपने खाते में ले आएँ, अपने खेमे में ले आएँ, तो जीत काफ़ी हद तक सुनिश्चित कही जा सकती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर हम
उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी में, वो इस मुख्यमंत्री हैं, स्टार फेस भी हैं, स्टार प्रचारक भी हैं और उन्हीं के दम पे 2012 में चुनाव में न सिर्फ समाजवादी पार्टी जीती थी बल्कि सरकार बनाई थी। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि विकास के जिस तरीके से विकास की लगातार बात करते हैं, विकास के लिए लगातार सजग है, वो ये बात स्थापित करती है कि कम से कम युवा जो है उसकी सोच थोड़ी सी अलग होगा। जो तकरार चल रही है वो यही भी बताता है कि वो अपनी पार्टी के लीग से भी हटकर काम करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मोदी के नाम पर अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिहार के चुनाव एक बार याद कर लेने चाहिए। किस तरह से मोदी में नोटबंदी पर देश में हाहाकार जारी है, नकदी का संकट इस कदर गहराया हुआ है कि एटीएम और बैंक भी राहत नहीं दे पा रहे हैं। आज 3 दिनों की छुट्टी के बाद तमाम बैंक खुलेंगे। आज बैंकों में पुराने नोट जमा करने और नकदी निकालने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। पिछले दिनों से सुस्त रफ्तार से पैसे भरे जा रहे एटीएम में आज से पैसे शायद चुस्ती के साथ भरे जा सके। नोटबंदी से देश भर में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैसे की लिमिट होने के कारण लोग हर दिन बैंक पहुंच रहे हैं और पैसा निकाल रहे हैं। वहीं कुछ अगले दिन का इंतजार करते हैं। इस बार बैंक तक पहुंचने का इंतजार काफी लंबा था, 3 दिन की छुट्टी थी, लिहाजा आज लोगों को उम्मीद होगी कि उन्हें बैंक से थोड़ी आसानी से पैसे जरूर मिल जाएंगे ताकि जरूरी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और आज से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल खरीदने के बाद डिजिटल तरीके से उसका भुगतान करने पर 0.75% की छूट मिलने लगी है। छूट राशि कैशबैक के रूप में दी जाएगी और इसे सौदा होने के 3 दिन में ग्राहक के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट, डेबिट, ई वॉलेट और मोबाइल वॉलेट से पेट्रोल डीजल खरीदने पर 0.75% की रियायत देने की घोषणा की है। इससे दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर 49 पैसे और डीजल पर 41 पैसे लीटर की छूट मिलेगी। दिल्ली में इस समय पेट्रोल का दाम 66.10 रुपए लीटर पर डीजल का 54.57 रुपए लीटर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने साफ किया है कि दी जाने वाली छूट पेट्रोल डीजल खरीदने के बाद कैशबैक के रूप में ग्राहक के खाते में अधिक से अधिक 3 कारोबारी दिनों में डाल दी जाएगी। और 8 नवंबर को देश भर में अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से मुखातिब होते हुए इसका ऐलान किया। हालांकि तब शायद सरकार को भी इस बात का एहसास नहीं था कि नोटबंदी से आगे कितनी मुसीबतें आने वाली हैं। नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन हालात में ना कोई सुधार आया है और ना दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बदलाव होगा। बैंकों के आगे लोगों की भीड़ बरकरार है तो एटीएम कैशलेस होने का रोना रो रहे हैं। सरकारी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में आम जनता फिलहाल एक ही के भरोसे है और वो है भगवान। नोटबंदी के 34वें दिन भी देश लाइन में लगा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये कह पाना आसान नहीं है कि नोट बैन के असर से लोग कब तक उबर पाएंगे, क्योंकि एटीएम के सामने लोगों की भीड़ जस की तस बनी हुई है। हालत यह है कि या तो एटीएम में पैसे नहीं हैं और अगर हैं भी तो लोगों की भीड़ के कारण कुछ ही देर में पैसे खत्म हो जा रहे हैं। नए नोटों की किल्लत इस कदर है कि एटीएम में पैसे कई दिन बाद पहुंच रहे हैं। पटेल चौक, आइए पटेल चौक में यहाँ पर पीएनबी का एटीएम हमें दिखा है जहाँ पर लंबी कतार लगी है। शायद यहाँ पैसे हैं। आइए देखते हैं क्या सूरत हाल है यहाँ पर और लोग क्या कह रहे हैं। ऐसी ही लंबी कतारें हैं जहाँ पर पैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे एटीएम ऐसे हैं जहाँ पर पैसे नहीं हैं। सर यहाँ पर पैसे हैं आपको, कब से लाइन में खड़े हैं आप? मैं यहाँ पे 11 बजे से खड़ा हूँ, बाकी 10 बजे पे पैसे डले हैं। अच्छा। इस वजह से काफी परेशान हो रहे हैं, मतलब आम आदमी। 2-3 एटीएम देखे हैं जिसमें थे, लेकिन काफी लंबी क्यू थी इसमें। अच्छा। तो मैं यहाँ पर आया, फिर भी लगना पड़ा यहाँ पे क्योंकि अर्जेंट पैसे की जरूरत थी इस वजह से। और जहाँ पैसे नहीं थे वो भी काफी जगह ही थी, 2-3 जगह थी ऐसी जो मुझे लगा कि वहाँ पैसे नहीं है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी भी जगह थी। तो बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर पैसे नहीं हैं। लोग ऐसे एटीएम्स की तलाश में हैं जहाँ पर पैसे हों और वो कतारों में लगें और वहाँ पे कम से कम पैसे तो निकाल ही सकें। राजीव चौक, ये दिल्ली का कनॉट प्लेस है और यहाँ पर तमाम एटीएम हैं, तमाम बैंक भी हैं, लेकिन ऐसा सूरत हाल है कि यहाँ पर एटीएम में ताला लगा, शटर लगी हुई है और ये बैंक, स्टेट बैंक का एटीएम है
और यहाँ पर और भी आगे एटीएम हम चल के देखेंगे। मैं अपने चालक से कहूँगा कि वो गाड़ी आगे बढ़ाएं। और यूनाइटेड बैंक भी यहाँ पर एटीएम है यूनाइटेड बैंक का, लेकिन वहाँ पर भी भीड़ नहीं है और शटर लगी हुई है, यानी कि ये भी बंद है। इतने सारे एटीएम है जहाँ पैसे नहीं है। एटीएम तो सर बहुत है लेकिन पैसे किसी में नहीं है। अच्छा, एटीएम तो बहुत सारा है लेकिन पैसे किसी में नहीं है, यही है इसी में पैसे रहता है। मेरे को पूरा छान लिया मैंने, बस यही मेरे को जगह मिली इसलिए मैं लग गया लाइन में। अच्छा, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, अब ये ऑटो चलाते हैं और इनको पूरा जायजा इन्होंने लिया है। ये बता रहे हैं कि बहुत सारे एटीएम इन्होंने देखे, उनमें से सिर्फ यही एटीएम उन्हें मिला जहां पर पैसे हैं, और वो इसी उम्मीद में कतार में खड़े हो गए हैं कि पैसे यहाँ सर वो निकाल पाएंगे। अगर ये हालत देश की राजधानी दिल्ली की है तो इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि देश के दूसरे हिस्सों में स्थिति कैसी होगी। दूर दराज के इलाकों और गांव की तो बात ही दूर है। अंबुज पांडे, एपीएन, दिल्ली। वैसे नोटबंदी का असर हर और हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वक्त से दवाई नहीं मिली, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको व्यापार छुट्टे पैसे ना होने के कारण रुका हुआ है, लेकिन इसका गहरा असर कुछ गृहिणियों पर भी हुआ है। हमारे संवाददाता कुशल पाटिल ने उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की। 8 नवंबर को मोदी जी के नोटबंदी के फैसले के बाद हमने कई तरह के लोगों को दिक्कतों का सामना करते हुए देखा है। कुछ लोग बैंकों में लंबी कतारों में खड़े रहे हैं, तो कुछ लोगों को मेडिकल कंडीशंस की वजह से प्रॉब्लम आता रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि हाउसवाइफ्स। और इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्री सोनल मालानी, जो कि एक हाउसवाइफ है, और हम इनसे जानते हैं इनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो पूरी लिक्विडिटी जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए रखी थी वो जमा करवानी पड़ी, और विड्रॉल लिमिट 24,000 रुपया है जो एक ही अकाउंट से निकल सकता है 24,000। और अर्निंग मेंबर अगर 2 या 1 अकाउंट है अगर पर हेड, तो उसमें से खाली 24,000 रुपया पर अकाउंट निकलता है। और उसके लिए भी आपका एटीएम चलता नहीं, आफ्टर टाइम तो पैसे रहते ही नहीं है एटीएम में। और सेकेंड थिंग, अगर 24,000 निकालने के लिए तो होल्डर जो है उसको ही लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जो आज तक हमारे हेल्पर्स या थर्ड पर्सन हम लोग विड्रॉल के लिए रखते थे। अभी आज 2-2 घंटा 3-3 घंटा काम छोड़ के, घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के वहाँ लंबी कतारों में खाली 24,000 निकालने के लिए रख रहे। और उसमें से भी जब विड्रॉल आता है तो 2-2 हज़ार की नोट देते हैं। 2-2 हज़ार की नोट कोई चेंज देता नहीं है, 100, 50, 10, 20 कहीं दिखती भी नहीं है। और जो भी कैशियर को पूछे तो हमारे पास 2,000 के सिवा और कोई नोट है ही नहीं। और सेकंड थिंग, 2,000 की नोट का हम लोग चेक सुबह से चालू हो जाता है। दूध वाला बोलता है हमारे पास छुट्टा नहीं है, सब्जी वाला बोलता है, फ्रूट वाला बोलता है, प्रोविजन स्टोर वाला बोलता है, टैक्सी वाला बोलता है। और नॉर्मल लाइफ जैसे ट्रेन और ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी हम लोग कैश कैरी कैसे करें? 100 के गड्डियाँ लेके जाए, 10-10 की गड्डियाँ लेके जाए, यानी करप्शन और बढ़ जाएगा, चोर और सबके नजरों में आ जाएंगे। तो हम लोग कैसे सरवाइव करें? कोई छुट्टा तो देता ही नहीं है। और सेकंड थिंग, एटीएम तो आपका कभी भी चलता नहीं, और उसमें लाइनें 2-2 घंटा 3-3 घंटा, हमारा ही पैसा और हम ही हाथ जोड़ के बैठे हुए। ये जो आपकी बेसिक सेविंग्स है उसको आप किस तरह से आपने यूटिलाइज किया, उसको आपने डिपॉजिट किया, एक्सचेंज में आपको कतारों में किस तरह से सामना करना पड़ा? आपके रोज के घर गृहस्थी में इसका कुछ असर पड़ा है? आपके टाइमिंग्स में, आपका रोज का जैसे आप रोज चीजें करते हैं उसमें बड़ा ही है। जब फर्स्ट टाइम हम लोग ने डिपॉजिट जमा करवा दिया तो हमारे पास घर में 500 रुपया ही नहीं खाली था, 10-10 की नोट और 100 की नोट। फिर सब वो दिन तो 2 दिन 5 दिन 8 दिन हम लोग उधारी में चला। आज तक हमने कभी भी किसी के साथ उधारी का काम किया नहीं था। ये देखा हमारे साथ सोनल मालानी जी किस तरह से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी, और एक हाउसवाइफ को किस तरह से किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन शिव पूजन के साथ कुशल पाटिल, एपीएन, मुंबई। तो नोटबंदी के बाद जहां देश के लोग पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, तो वहीं बैंकों और एटीएम के आगे लगने वाली लंबी कतारें आम आदमी की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। नोटबंदी का जानलेवा ताजा प्रहार हुआ है गाजियाबाद में, जहां बैंकों की लाइनों में लगकर भी खाली हाथ लौटे एक शख्स की बीमारी के चलते मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पैसे ना निकलने के चलते उसे इलाज तक नहीं मिल पाया। नोटबंदी का शिकार गाजियाबाद के विजयनगर में रहने वाले मुन्ना के परिवार पर टूटा है। परिजनों के मुताबिक मृतक मुन्ना बीमार था और पिछले कई दिनों से बैंक में अपने इलाज के लिए पैसे निकालने की कोशिश में लगा था, लेकिन लगातार खाली हाथ मायूस होकर लौटना पड़ रहा था। पैसा निकालने की जद्दोजहद में जुटे मुन्ना शुक्रवार को बैंक के बाहर लाइन में लगने के दौरान चक्कर खाकर गिर गए। बीमार मुन्ना को परिवार के लोग लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन पैसे न होने के चलते अस्पताल में एडमिट ना करा सके। आपाधापी में मुन्ना को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उसकी जिंदगी की डोर बीच रास्ते में टूट गई।
जी ये पूरा मामला तो खैर नोट के वजह से हुआ है, जो कुछ हुआ है। 8 और 9 तारीख से पैसों के चक्कर में भाग दौड़ी कर रहे थे। नज़दीक हमारा बैंक है इलाहाबाद बैंक, यहाँ पर लाइन में लगे अचानक शाम के टाइम हमारे पिताजी की तबीयत बिगड़ चुकी थी, तो वहाँ से हम नरेंद्र मोहन में ले गए हैं। नरेंद्र मोहन में 50,000 रुपये कैश जमा करने के लिए कहा। कैश नहीं होने की वजह से पंत में ले जा रहे थे। पंत में ले जाते हुए रास्ते में उनकी डेथ। उनको पैसे निकालने गए थे तो वो चक्कर खा के गिर गए। 3-4 दिन से रोज चक्कर लगा रहे थे बैंक के, लेकिन पैसे नहीं निकल पा रहे थे। और जो ना अब उन्होंने वहाँ से जब चक्कर खा गिर गए तो हम अस्पताल ले गए, तो अस्पताल में खत्म हो गए ले जाने से पहले। और इस बीच मोदी सरकार ने नोटबंदी को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के अपने वादे के तहत प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि जुगाड़बाजों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अपने इसी प्रयास को सफल बनाने के लिए अब सरकार ने स्टिंग ऑपरेशन को औजार बनाया है। 8 नवंबर के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शब्द इस्तेमाल किया, नए भ्रष्टाचारी। और इन नए भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का उन्होंने ऐलान भी किया। इस कड़ी में जुगाड़बाजों को चेतावनी देने के साथ ही प्रधानमंत्री ने बैंक में हो रही गड़बड़ियों से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया। सूत्रों के मुताबिक नोटबंदी के बाद से बैंकों में हो रही गड़बड़ियों को जांचने के लिए देश के बैंकों की करीब 500 शाखाओं का स्टिंग कराया गया। खबर ये भी है कि वित्त मंत्रालय में स्टिंग ऑपरेशन की करीब 400 सीडी पहुंच भी चुकी है। इन बैंकों में निजी और सरकारी दोनों ही बैंक की शाखाएं शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बैंकों में हुई गड़बड़ी की जांच जारी है। नोटबंदी के संकट से निपटने के बाद सरकार इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। फिलहाल ये कार्रवाई फरवरी और मार्च तक के लिए टाल दी गई है, ताकि अभी कामकाज पर कोई असर न पड़े। स्टिंग ऑपरेशन में मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों के बैंकों की शाखाएं भी शामिल हैं। 8 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के बाद से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर सरकार ने रोक लगा दी थी। देश की अर्थव्यवस्था में 86% 500 और 1000 के नोट शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से 30 दिसंबर तक नोटबंदी से हो रहे कष्ट को सहने की अपील की है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी अगले 15 दिनों में हालात सुधारने की बात कह चुकी है। ऐसे में सरकार कालाबाजारियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और अपनी सेना पर खर्च करने वाले शीर्ष 5 देशों में भारत शामिल हो गया है। भारत का रक्षा बजट अब $50.7 अरब का है। रक्षा पर खर्च करने के मामले में भारत ने सऊदी अरब और रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। अनुसंधान कंपनी IHS मार्केट की ओर से जारी 2016 जेन्स डिफेंस बजट रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन और ब्रिटेन रक्षा पर खर्चा करने वाले विश्व के 3 शीर्ष देश बने हुए हैं। वहीं भारत का चौथा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। इसके बाद सऊदी अरब और रूस का नंबर है। भारत ने इस वर्ष रक्षा पर $50.7 अरब खर्च किए हैं, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले $46.6 अरब से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने आधुनिकीकरण अभियान के परिणाम स्वरूप भारत का 2018 तक ब्रिटेन के पीछे छोड़ना तय है, और क्योंकि उसका रक्षा बजट विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बजट हो जाएगा। अमेरिका इस वर्ष $622 अरब के रक्षा बजट के साथ विश्व में सबसे आगे रहा है। अब भारत और इंडोनेशिया आतंकवाद और संगठन अपराध का मिलकर मुकाबला करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को शीर्ष प्राथमिकता देने पर भी सहमति बनी है। भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में सभी मुद्दों पर सहमति बनी। इंडोनेशिया को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम साझेदार बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर भारत और इंडोनेशिया के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत दौरे पर आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात के बाद
संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में रक्षा क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग, आतंकवाद से जंग, संगठित अपराध और मानव तस्करी पर नकेल के एजेंडे पर जोर दिया गया। You are the leader of a great nation. As the world's most populous Muslim nation, Indonesia stands for democracy, diversity, pluralism, and social harmony. These are also our values. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के मूल्य समान हैं। हमारा समाज एक जैसा है और हमारी चुनौतियां भी एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में लोकतंत्र, बहुलतावाद और सामाजिक सद्भाव दुनिया के लिए मिसाल है। We agreed to prioritize defense and security cooperation. Our partnership will also extend to combating terrorism, organized crime, drugs and human trafficking. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनका राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया। अक्टूबर 2014 में पदभार संभालने के बाद विडोडो का ये पहला भारत दौरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तराखंड में भाजपा की सत्ता परिवर्तन रैली के समापन पर सोमवार को देहरादून पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित किया। सत्ता परिवर्तन यात्रा समापन के मौके पर रक्षा मंत्री ने रावत सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम के स्टिंग ऑपरेशन के मामले पर बोलते हुए हरीश रावत को राज्य की जनता से धोखा करने वाला करार दिया। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने रावत सरकार पर हमला बोलते हुए उन्हें जनता के साथ धोखा करने वाला मुख्यमंत्री करार दिया, तो वही सभा को संबोधित करते हुए मोदी की 2.5 साल की कार्यशैली का जमकर गुणगान किया। और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रवि के वैश्य, उनसे इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कल की रैली के बारे में, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ खास वहां पर देखने को मिला? बीजेपी की सत्ता परिवर्तन यात्रा जो कि 1 महीने से चल रही थी समाप्त हो गई। सोमवार को इसके समापन पर केंद्र से आए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रावत सरकार पर जमकर हमला बोला। जिस तरीके से रावत सरकार ने हॉर्स ट्रेडिंग कर बीजेपी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की, पैसे के लेन देन की बात कही, उसको लेकर केंद्र से आए मंत्री और तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने रावत सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसको देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं रावत सरकार को पूरी तरीके से चुनाव को देखते हुए घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है और कतई भी बख्शने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही। इसका मतलब यह है कि चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से जो चुनावी माहौल पैदा हो रहा है और जो समापन यात्रा में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन यात्रा जो समाप्त हुई है उसमें जो सारी बातें निकल के आई हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती हैं। और साथ ही जो केंद्र से आए रक्षा मंत्री थे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के होते ही पाकिस्तान तिलमिला गया और जो उसका जवाबी कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई है और पिछले 11 दिनों से करीब सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है, ना ही किसी तरीके से जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार राज्य को कैशलेस बनाने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में आज नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और राज्य में चल रहे डिजिटल कैशलेस पेमेंट, कैशलेस झारखंड अभियान का समीक्षा करेंगे। जाहिर है केंद्र सरकार ने पूरे देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए निश्चय किया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में विशेष प्रयास करना प्रारंभ कर दिए हैं। ये बैठक डिजिटल कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। रांची और झारखंड की खास खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता रफी सामी। रफी, क्या कुछ अहम है आज झारखंड की खबरों में? जी, झारखंड की अगर खबरों की बात करें तो जैसा कि झारखंड में कैशलेस झारखंड बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री रघुवर दास जोरदार तैयारी में लग चुके हैं। जिस तरह से कैशलेस झारखंड को देखते हुए लगातार प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है, ट्रेनिंग चलाया जा रहा है, लगातार अधिकारियों, कर्मचारियों, साथ ही साथ छोटे वर्ग, किसानों, मजदूरों, लेबरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, ताकि मुख्यमंत्री ने देश का पहला राज्य झारखंड को कैशलेस राज्य बनाने की ठानी है और 31 मार्च तक प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड को कैशलेस झारखंड बनाया जा सके। इसी के मद्देनजर आज अगर हम बात करें तो आज नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के CEO
अमिताभ कांत रांची उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें वो कैशलेस डिजिटल कैशलेस झारखंड डिजिटल कैशलेस पेमेंट को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। रांची के प्रोजेक्ट भवन में बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक, अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें कैशलेस पेमेंट, कैशलेस डिजिटल कैशलेस झारखंड को लेकर के पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी और कई गाइडलाइन दी जाएंगी, ताकि जल्द से जल्द जो ये सपना है, ये जो बातें चली आ रही है कि कैशलेस झारखंड 31 मार्च तक बनाया जाए। चलिए रफी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नोटबंदी के दौर में 3 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से बैंक खुलेंगे। पिछले 3 दिनों से बैंक बंद होने के चलते मुंबईकरों को कैश के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि एटीएम की हालत खस्ता थी। ऐसे में आज बैंक खुलने से उनके सामने लोगों की काफी भीड़ होने की संभावना है। और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं दिवाकर, हमारे संवाददाता। दिवाकर, आज भी एटीएम के बाहर मुंबई में लंबी लाइन देखने को मिल सकती है, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुलेंगे। देखिए, मुंबई में पिछले 3 दिनों से जो बैंक की छुट्टी थी, उसके चलते कैश की जो मारामारी देखने को मिल रही थी। एटीएम जो है 80% से ज़्यादा एटीएम जो है मुंबई में काम नहीं कर रहे थे, और जो एटीएम काम कर रहे थे वहाँ पे लंबी कतारें लग रही थी, और जब 1 घंटे और 2 घंटे में कैश खत्म हो जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को कैश की किल्लत आ रही थी, और जिसके चलते 3 दिनों के बाद आज बैंक खुल रहा है, तो बैंकों के सामने भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। हालांकि आज वर्किंग डे है मुंबई में, लोग ऑफिस के लिए भी निकलेंगे, लेकिन 3 दिनों से जिस तरह की छुट्टी रही है और बैंक बंद रहे हैं, कैश की किल्लत रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुंबई कर हैं वो बैंकों के सामने आज लाइन लगाते हुए दिखेंगे और भारी भीड़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार जो है ये विकल्प सरकार की तरफ से कहा गया था कि एटीएम से पैसे मिलेंगे, क्योंकि 3 दिनों तक बैंक की बंदी है। लेकिन जिस तरह से 3 दिनों में देखने को मिला है, ज़्यादातर एटीएम जो है वो खाली मिले हैं, या तो उसमें कैश नहीं रहा है या फिर वो एटीएम खराब रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मुश्किल जरूर थी 3 दिनों के लिए। अब आज जब बैंक खुलेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक के कर्मचारियों को, जो 3 दिन के बाद छुट्टी से आ रहे हैं, उनकी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि बैंकों के सामने उन्हें भारी भीड़ देखने को मिलेगी, और बैंकों में जिस तरह की भीड़ देखने को मिलेगी तो उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और ऐसे में जिस तरह से कैश की किल्लत है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि सब शांतिपूर्वक हो। और सारी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए दिवाकर। और आगे बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान वर्धा ने चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों में तबाही मचाई है। अब तक राज्य में इसके कहर से 10 लोगों की मौत हो गई है। कल तूफान के चेन्नई के तट से टकराते ही जगह जगह तबाही का नजारा पसर गया। कहीं गाड़ी पलटी तो कहीं टीन शेड उड़ गए। इसके चलते चेन्नई के कुछ इलाकों में बिजली काटी गई और चेन्नई जाने वाले विमानों का रूट भी बदल दिया गया। वर्धा से निपटने के लिए तमिलनाडु में एनडीआरएफ की 8 और आंध्र प्रदेश में 6 टीमें भेजी गई हैं। इसके अलावा सेना की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। तूफान के साथ आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में 2 मछुआरे समुद्र तट के पास से लापता हो गए। तटरक्षक ने उनकी तलाश और बचाव के लिए जहाज को तैनात किया है। आंध्र प्रदेश से अभी तक संपत्ति के बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ, चित्तूर और एसपीएस नेल्लौर जिले में भारी बारिश ने सामान्य जनजीवन पर बुरा असर डाला है। और टाटा ग्रुप और उसके पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के बीच चल रही कॉर्पोरेट लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस की आज होने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम में इस बात का फैसला हुआ कि मिस्त्री कंपनी के डायरेक्टर होंगे या फिर नहीं। इस बैठक में टाटा सन्स के उस रेजोल्यूशन पर गौर किया जाएगा जिसमें मिस्त्री को टीसीएस के बोर्ड से हटाने का अनुरोध किया गया है। वहीं नुस्ली वाडिया ने रतन टाटा पर हमला करते हुए कहा है कि कई सालों से मेरे विचार रतन टाटा से अलग रहे। टाटा इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स की सोमवार को हुई ईजीएम में मिस्त्री को टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर पद से हटाने का फैसला हुआ। ज्यादातर शेयर होल्डर्स ने मिस्त्री को हटाने के पक्ष में वोट दिया। अक्टूबर में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद ये अपनी तरह की पहली घटना है। टीसीएस की ईजीएम मिस्त्री को हटाने के बाद टाटा ग्रुप की किसी कंपनी की पहली ईजीएम होगी। और भारत लखनऊ में चल रहे जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ग्रुप डी के आखिरी मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। भारत के लिए कप्तान हरजीत सिंह और मनदीप सिंह ने एक गोल दागे। लखनऊ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का ये पहला आयोजन है। इसका आयोजन इंटरनेशनल
हॉकी फेडरेशन ने मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में किया है। इसमें 16 देश भाग ले रहे हैं। जूनियर वर्ल्ड कप में भाग लेने वाला हर खिलाड़ी 21 साल से कम उम्र का होता है। भारत वर्ल्ड कप में खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। और भारत अब क्वार्टर फाइनल स्पेन के विरुद्ध खेलेगा। जूनियर हॉकी कैप्टन हरजीत सिंह से बात की हमारी संवाददाता आरुषि गुप्ता ने। हरजीत, कैसा लग रहा है मैच जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। हम जो खेला है हमने काफ़ी अच्छा खेला है प्लेयर्स ने, और हम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं और हम आगे की सोच रहे हैं अभी क्वार्टर फाइनल के बारे में। तो अब आप स्पेन के साथ खेलेंगे क्वार्टर फाइनल में, तो कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी अभी कल की रेस्ट है, तो कल तैयारी करेंगे। जो कोचेस बताएंगे, जो प्लान करेंगे खेलने का, उसको हम खेलेंगे और पूरा अच्छे से खेलेंगे उनको। और क्या मोराल है अभी आपकी टीम का? अब आप जीत गए क्वार्टर फाइनल में, आप चूज हो गए हैं। ये बहुत सालों से हम वेट कर रहे हैं इस चीज़ की, तो मैच बाय मैच अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं प्लेयर्स, तो काफ़ी अच्छा माहौल है टीम में। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप आने वाला है इस बार? हाँ जी, जरूर कर सकते हैं। काफ़ी जोश है हमारे प्लेयरों में। जहाँ ये मैच छूटा है आपका, वहीं से आपका अगला मैच शुरू होना चाहिए, हम उम्मीद कर रहे हैं। हाँ जी, जरूर होगा, ये अच्छे से खेलेंगे। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं इंडियन टीम के साथ है। फिलहाल वेकअप जिंदगी में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN।